तो वैसे तो अब से कुछ दिनों में आप खुद ही देख लोगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स जब आ रही है तो क्यों ना आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए इसके कैरेक्टर्स के बारे में, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है, और उसके भी अलावा डॉक्टर डूम इनसे कैसे कनेक्टेड है और क्यों इनका रिलेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके भी ऊपर से कि कैसे ये लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या जो हमको मूवी में दिखाया जाएगा वो वैसा ही है या फिर कॉमिक बुक्स में और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। तो एक एक करके हर चीज बताऊंगा। बस ये समझना कि कॉमिक बुक से उन रेलिवेंट चीजों को उठाया हुआ है मैंने, जो कि मूवी को लेकर थोड़ा सा सेंस बनाएंगे और आपको एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया दे देंगी कि आखिरकार फैंटास्टिक फोर कौन है। मतलब ये उनका ओरिजिन नहीं होगा, लेकिन उनकी कहानी के कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि शायद मूवी में इतने रेलेवेंट फील हों। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग रीड रिचर्ड से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो मिस्टर फैंटास्टिक है और ये सारी चीजें हाथ पैर लंबे कर सकता है, लेकिन उसके भी अलावा ये एक बहुत बड़ा जीनियस है। इतना ज्यादा कि ये कई बार अपनी फैमिली के बारे में भूल जाता है, अपने आसपास के लोगों के बारे में भूल जाता है। बस उसे अपने टेक और अपने इन्वेंशन से मतलब है और कुछ भी नहीं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको मिलता है जोनाथन हिकमैन के फैंटास्टिक फोर रन में। बाय द वे, जोनाथन हिकमैन ही वो थे जिन्होंने 2015 में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक लिखी थी और उसके ऊपर ही पिक्चर बन रही है। मतलब दोनों का मिक्स करके कुछ कुछ बनाया जाएगा। बट ये जोनाथन हिकमैन जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पूरे फैंटास्टिक फोर रन एक्चुअली सिविल वॉर के बाद होता है, जिसमें रीड रिचर्ड्स को इस बात का गिल्ट होता है कि यार मैं सिविल वॉर को रोक नहीं पाया, और वो अपने हिसाब से एक चीज को डिस्कवर करते हैं जिसका नाम होता है द ब्रिज। अब ये ब्रिज के बारे में हम लोग पहले भी कई बार कॉमिक वर्स पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके रीड दूसरे यूनिवर्सेस में झांक सकता है। मतलब ये बेसिकली एक मल्टीवर्सल गेटवे है जिसका यूज करके रीड रिचर्ड्स इंटर डायमेंशनल चीजें कर सकता है और पता लगा सकता है कि क्या कुछ अलग है क्या कुछ नहीं। और इसी चीज का फायदा उठाता है रीड, क्योंकि सिविल वॉर की गिल्ट में है। तो वो ब्रिज से पूछता है कि देखो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिरकार कितने ऐसे यूनिवर्सेस हैं जहां पर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट लगाया गया था, मतलब उसी वजह से जो सिविल वॉर हुआ था। तो मशीन उसको बोलती है 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये सुनकर रीड हैरान होता है। फिर उससे पूछता है कि अच्छा ठीक है, इन 1 करोड़ में से कितने ऐसे यूनिवर्सेस हैं जहां पर इस रजिस्ट्रेशन एक्ट की वजह से फाइट हुई, वॉर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो मशीन उसको बताती है 30 लाख। फिर वो पूछता है कि अच्छा ठीक है, वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसका रेजोल्यूशन कितने यूनिवर्सेस में मिला। तो मशीन उसको कहती है 418। एंड बस रीड इन्हीं यूनिवर्सेस में झांकना शुरू कर देता है कि आखिरकार वो रेजोल्यूशन कैसे मिला। उसको पता चलता है कि एक यूनिवर्स ऐसा था जहां पर हैंक पिम जो है उसने रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बनाया, लेकिन उसके 2 दिन बाद उसको ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही सॉल्व हो गया। फिर रीड उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे यूनिवर्सेस हैं जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट टोनी स्टार्क की वजह से हुआ। और ब्रिज उसको बताना शुरू कर देता है कि बहुत सारे। तो जैसे एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क फीमेल है, मतलब वो नताशा स्टार्क है, और जो स्टीव रॉजर्स है वो मेल है, ये आपस में शादी कर लेते हैं। तो लड़ाई झगड़ा तो सिर्फ घरेलू मामला हो गया, फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर एक रियलिटी में रीड रिचर्ड्स क्या करता है कि सारे इंसानों को सुपर पावर्स दे देता है। मतलब वो उनकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो सुपर पावर्स ले ले। तो ऐसे में कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ नहीं, उसके ऊपर कोई वॉर भी नहीं हुआ, नो सिविल वॉर। फिर एक यूनिवर्स ऐसा है जहां पर रीड रिचर्ड्स जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सबकी पावर्स को खींच लेता है। तो ऐसे में फिर कोई लड़ाई नहीं, सब खत्म। फिर एक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स बर्फ से बहुत लेट निकलता है और टोनी स्टार्क एक अल्कोहलिक से कभी रिकवर ही नहीं कर पाता। फिर एक यूनिवर्स में रीड क्या करता है, इल्यूमिनाटीज की मदद लेता है और उस इल्यूमिनाटी ग्रुप में विलन्स भी शामिल होते हैं, जैसे मैग्नीटो, डॉक्टर डूम और भी कई सारे। एक यूनिवर्स होता है जहां पर रीड रिचर्ड्स इल्यूमिनाटी को जान से ही मार देता है। वही मैंने बताया ना आपको कि रीड का कैरेक्टर जो है वो मॉरली बहुत ही ग्रे शेड में भी ऑपरेट कर लेता है। मतलब उसको सही गलत का फर्क इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। अगर उसको लगता है कि ग्रेटर गुड के लिए अगर पूरी दुनिया का इससे भला हो सकता है तो कई सारे लोगों की जान भी ले लेगा। इसी चक्कर में मार्वल ज़ॉम्बीज़ का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। लेकिन फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है और इसकी मुलाकात होती है काउंसिल ऑफ रीड से। बेसिकली काउंसिल ऑफ रीड्स को आप कुछ कुछ काउंसिल ऑफ गैंग्स की तरह समझ सकते हो। जैसे हम लोगों ने एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट में देखे थे ना, एकदम पागल से हो रहे थे उस सिटाडेल में, तो ऐसे ही काउंसिल ऑफ रीड्स है, बस ये पागल नहीं होते। ये मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस के रीड रिचर्ड्स हैं जिन्होंने क्या किया कि अपनी फैमिली को त्यागा है फॉर द ग्रेटर गुड। लाइक आई सेड, वो ग्रेटर गुड के लिए फिर कुछ नहीं सोचता। तो इन सारे रीड्स ने अपने यूनिवर्सेस, अपनी फैमिलीज को छोड़ा है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द मल्टीवर्स, और वो मल्टीवर्स को अपने तरीकों से हेल्प करते हैं। यहाँ पर 3 रीड रिचर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। ऑफ कोर्स वो गॉन्टलेट वर्क नहीं करते क्योंकि ये अपने होम यूनिवर्स पे नहीं है। अगर ये अपने होम यूनिवर्स में चले गए तो वहां काम करेंगे, लेकिन सिटाडेल में नहीं। तो ये पूरी की पूरी काउंसिल के कई सारे मेंबर्स एक यूनिवर्स में जाते हैं जहां पर गैलेक्टस अटैक कर रहा होता है। इसके कई सारे हेरल्ड्स होते हैं जिसमें से कई सारे तो सिल्वर सर्फर ही हैं। उनको अटैक करके उनको रोकते हैं, इस यूनिवर्स को बचाते हैं। फिर एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर लोग ही नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं कि वहां पर खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और उन यूनिवर्सेस को देते हैं
जो कि स्टार्व कर रहे हैं। और तो और इन्होंने कई सारे यूनिवर्सेस के डॉक्टर डूम्स को पकड़ के रखा हुआ है, उनके गले में एक ऐसा कॉलर डाला जो इसको लोबोटोमाइज कर दे, मतलब उनको ब्रेन डेड कर देता है एक तरह से, और अपने बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है अपने सिटाडेल के, और वो बस डूम 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 बोलते हैं। Say that again. डूम 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 डूम। It's catchy, right? फिर कई सारी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज पे सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, उनको एक्सप्लोड होकर खत्म होने से बचाते हैं, लेकिन फिर हो जाता है कांड, क्योंकि इन पर अटैक कर देते हैं मैड सेलेस्टियल्स। अब ये मैड सेलेस्टियल्स कौन है इस पे नहीं जाते, बस आप इतना समझ लो कि ये बहुत बड़े पावरफुल और इविल विलन्स है जो एक यूनिवर्स पे अटैक कर रहे होते हैं। फिर इनको पता चल जाता है इस काउंसिल ऑफ रीड्स के बारे में, तो ये यहाँ पर आते हैं थिंकिंग कि इसके थ्रू पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, जो वो एक्चुअली कर भी सकते थे। और ये यहाँ पर आकर बहुत सारे रीड्स को मारना शुरू कर देते हैं। जो हमारे मेन 616 का रीड है वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है। लोगों को लगता है कि भाग गया, लेकिन वो वहां से बहुत सारे पावरफुल वेपन्स लेके आता है, जिसका यूज करके ये बाकी रीड्स इन सारे मैड सेलेस्टियल्स को हरा के भगा देते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट भी है, जहां पर एक रीड जिसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, वो क्या करता है, दूसरे रीड की मदद लेता है जो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके पोर्टल्स खोल सकता है दूसरे यूनिवर्सेस के। तो पोर्टल वाला रीड क्या करता है, एक ऐसा पोर्टल जनरेट करता है जो इसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ करस्पॉन्ड करे। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला रीड इसकी छाती में हाथ डालता है, अपने गॉन्टलेट को पावर अप करता है और उससे अटैक करना शुरू करता है। ऑल्दो इट डजंट वर्क दैट वे, लेकिन फिर भी कुछ तो हो ही जाता है। एंड फिर ये सारे रीड हमारे 616 वाले रीड को कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुमको एक काउंसिल ज्वाइन करनी है तो अपने परिवार को त्याग करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसका रीजन है, यहाँ पर जितने भी रीड है उन्होंने ग्रेटर गुड के लिए अपनी फैमिली को छोड़ा है। तो जो मेन 616 वाला रीड है वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे लिए सब कुछ है। भले ही मैं कई बार ऑफ बीट निकल जाऊं, कई बार अपने थॉट्स में इतना खो जाऊं कि उनके ऊपर ध्यान न दे पाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचकर वो इस काउंसिल को छोड़ देता है। तो यहां से रीड रिचर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर समझ में आया कि वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड भी रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट स्टेप्स में अगर गैलेक्टस को अटैक करता हुआ देख रहे हैं तो वो अपने आप को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो है उसकी फैमिली। वो ग्रेटर गुड के लिए बहुत बार उनको पीछे भी रखता है, लेकिन जब ये बात आती है ना कि आपको इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा कभी नहीं करता, नेवर। हाँ, सूजन को, अपने बच्चों को उतना वक्त भले ही ना दे पाता हो, बहुत बार इनसेंसिटिव भी फील करवा देता हो, लेकिन फिर भी ही नेवर लीव्स देम। और फिर एक और बहुत अच्छी कहानी है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली फैंटास्टिक फोर के दो बच्चे हैं, एक है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो बड़ा बेटा है, और दूसरी है वेलेरिया जो कि छोटी है, लेकिन वेलेरिया इज एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो गैलेक्सीज बना सकता है, रियलिटी वॉर्प कर सकता है। वेलेरिया इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। तो जब ये दोनों छोटे होते हैं तो इनको बेबी सिट करने के लिए ये लोग एक नैनी को हायर करते हैं जिसका नाम होता है टैबिथा। अब पता चलता है आगे जाकर कि टैबिथा एक्चुअली में फ्यूचर से आने वाली सूजन स्टॉर्म है, जो कि फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वहां से कुछ सुपर हीरोज भागकर आ चुके हैं, जैसे कि ब्रूस बैनर जूनियर, जो कि अगर आप लोगों ने ओल्ड मैन लोगन पढ़ी है या उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो उसमें क्या होता है कि वोल्वरीन हल्क का पेट फाड़ के बाहर निकलता है, बिकॉज हल्क इज द मेन विलन। तो हल्क एक छोटा सा बच्चा होता है, तो ये उसको नाम देता है ब्रूस बैनर जूनियर। तो ये ब्रूस बैनर जूनियर वही है। और ऐसे करके कुछ कुछ और सुपर हीरोज आते हैं। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि इनका फ्यूचर इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो ये उसे बचाना चाहते हैं, और उसे बचाने के लिए ये गैलेक्टस की डेड बॉडी को पावर अप कर रहे हैं जॉनी स्टॉर्म और डॉक्टर डूम का इस्तेमाल करके। अब डॉक्टर डूम कह देता है कि सूजन हो या कोई भी, अगर मैं यहां से बाहर निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड वी डू नॉट बिलीव इट, बिकॉज डॉक्टर डूम, सूजन स्टॉर्म, मतलब कैसे ही। लेकिन आखिरी में जब सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं और डॉक्टर डूम वहां से बाहर निकलता है, ही किल्स सूजन। He does it. मतलब उसने बोला है तो वो मार के रहेगा। खैर, फिर इसके बाद मैं आता हूँ फैंटास्टिक फोर के 2022 वाले रन पे। इसको आप ऐसे मान के चलना कि सीक्रेट वॉर्स होती है, उसके बाद मार्वल का एक काइंड ऑफ रिबूट कर दिया गया था, सॉफ्ट रिबूट मान के चलो आप। जो चीजें रखनी थी वो रखी, जो हटानी थी वो हटा दी। तो ऐसे करके फैंटास्टिक फोर काफी लंबे टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वो गैलेक्सीज क्रिएट कर रहे थे और पूरे यूनिवर्सेस बना रहे थे, बट नाउ दे आर बैक। और अब वापस आने के बाद हम रीड और सूजन को देखते हैं, जो कि एक डाइनर में बैठ के बस बात कर रहे हैं। इस डाइनर में सारी चीजें नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन तभी अचानक से एक लेडी डूमबॉट में ट्रांसफॉर्म होती है और इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। एंड देन दे ग्रेजुअली रियलाइज कि इस पूरी सिटी में जितने भी लोग हैं सब के सब डूमबॉट्स हैं। नाउ इन केस यू गाइस डोंट नो, तो डूमबॉट्स एक्चुअली में डॉक्टर डूम के क्रिएट करे हुए रोबोट्स हैं, जैसे कि अल्ट्रॉन के बॉट्स हम लोगों ने देखे थे, तो कुछ कुछ वैसी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि डूमबॉट्स आर ऑलमोस्ट
उतने ही पावरफुल जितना डॉक्टर डूम है। इनफैक्ट वो अपने आप को डॉक्टर डूम ही मानते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डूम बॉट से बात कर, वैसे तो कभी होगा नहीं, लेकिन मान लो अगर आप किसी एक डूम बॉट से बात कर रहे हो तो उसको ये नहीं पता होगा कि वो एक रोबोट है, उसको लगेगा कि वो डॉक्टर डूम ही है। तो ये सारे के सारे इन पे अटैक करते हैं, जैसे तैसे वहां से बाहर निकलते हैं। बट देन दे ग्रेजुअली रियलाइज कि सारी चीजें एक बूढ़ी औरत के आसपास रिवॉल्व हो रही हैं। मतलब ये सारे डूम बॉट्स उस लेडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो रीड अपना फेस चेंज करके, वो बाय द वे ऐसे करके अपना फेस चेंज कर सकता है बिकॉज वो क्वाइट लिटरली रबर जैसा है। तो अपना फेस चेंज करके उस लेडी से मिलने जाता है। वो लेडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। फिर वो विक्टर वॉन डूम का नाम लेता है एंड देन शी सेज कि हाउ इज विक्टर। मतलब हुआ क्या था कि कई सालों पहले जब विक्टर वॉन डूम कॉलेज में था तो इस लेडी ने उसको खाना दिया था एंड विक्टर ने उसको कहा था कि आई प्रॉमिस यू तुम कभी भी अकेली नहीं पड़ोगी और तुमको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। एंड दिस इज वाई इस पूरे टाउन में सब लोग डूम बॉट्स है। इनफैक्ट जब रीड और ज्यादा रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है ये लेडी मर चुकी है और वो खुद भी एक डूम बॉट है। मतलब ये सारे डूम बॉट्स बेसिकली सेंटिएंट हो चुके हैं और इनको पता है कि अगर वो लेडी मर गई तो इनका पर्पस खत्म, और इसका मतलब ये है कि डूम इनको भी खत्म कर देगा। बाय द वे ये सारे डूम बॉट्स फर्स्ट प्रोटोटाइप होते हैं। तो क्योंकि अब इनका पर्पस खत्म हो चुका है और ये मरे ना, तो इसीलिए डिसाइड करते हैं कि इनमें से एक वो लेडी बन जाएगा, जिसका जब ऐसे रीड मास्क वास्क निकालता है और पूरी उंगली अंदर डालता है तो उसको पता चलता है कि डेड बॉडी उसी लेडी की है जिसके ऊपर डूम बॉट आ चुका। इट्स वेरी ग्रोस, लेकिन हमको ये पता चलता है कि रीड उंगलियों में भी अपनी आंखें बना सकता है और वो कितनी भी कहीं पे भी घुसा घुसू के देख सकता है। लैप्रोस्कोपी की जरूरत ही नहीं है इधर। फिर इसके बाद हम लोग बेन ग्रिम और अलीशिया मास्टर्स को देखते हैं। बाय द वे अलीशिया मास्टर्स कॉमिक बुक में बेन की गर्लफ्रेंड होती है। वो देख नहीं सकती, लेकिन बेन और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आगे जाकर वो 2 बच्चे भी अडॉप्ट कर चुके हैं, जिसमें से एक क्री है और एक आई थिंक स्क्रल। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ऐसा कुछ है। तो अब ये दोनों एक रोड ट्रिप पे निकले हुए हैं और ये एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां पर टाइम लूप चल रहा है। नहीं, क्वाइट लिटरली उनको नहीं पता चलता इनिशियली, बट देन दे रियलाइज कि टाइम लूप एक इंसान की वजह से है जिसका एक तरफा प्यार काम नहीं किया। मतलब वो प्यार करता था, फिर उसका ब्रेकअप हो गया और बस वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर यही बात बार बार बोलता रहता है कि अगर मुझे एक मौका और मिल जाए। एंड द मोमेंट ही सेज दिस, उसका पूरा टाउन रीसेट हो जाता है। मतलब वो 24 घंटे बार बार जी रहे हैं वो लोग और उनको पता भी नहीं है। तो बेन और अलीशिया उस बंदे के पास जाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं एंड मेक हिम रियलाइज कि भाई ठीक है, आगे बढ़ना जरूरी है, जिंदगी में मूव ऑन करना पड़ेगा। और उसके बाद वो समझता है वो चीज और वो नहीं बोलता, वो जो उसे वर्ड बोल के जो टाइम लूप हो रहा था वो नहीं होता एंड देन दे मूव ऑन। मैं बस तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे सुपर हीरोज की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी इनकी नॉर्मल एवरीडे प्रॉब्लम है। एंड इसका पता है एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है? तो ये सब लोग रोड पे क्यों घूम रहे हैं? मतलब बेन और अलीशिया रोड ट्रिप कर रहे हैं, रीड और सूजन भी कहीं बाहर दूसरे गाँव में है। तो इसका रीजन है कि आज से कुछ समय पहले एक अनाइलेशन होर्ड, बेसिकली आप ऐसे समझो कि नेगेटिव जोन नाम का एक पॉकेट डिमेंशन है जिसको रूल करता है अनाइलस। इसकी पूरी अनाइलेशन होर्ड है जो कीड़े मकोड़ों जैसी है और वो लेकर ये न्यूयॉर्क पे अटैक कर देता है। अब रीड, बेन, बहुत सारे लोग मिलकर इनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे तो वो ओवरवेल्म होने लग जाते हैं। अब रीड क्या करता है, अपने हाथ डालता है, ऐसे घुमा के लेके जाता है बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे जहां उसकी लैब है, कुछ बटन्स दबाता है और वो पूरी बिल्डिंग के साथ साथ एक ब्लॉक को वहां से गायब कर देता है, इंक्लूडिंग द अनाइलेशन होर्ड। अब जब ये लोग पूछते हैं कि क्या किया तुमने, हमारे बच्चे किधर गए, तो कहता है कि जनरली जब भी टाइम ट्रैवल किया जाता है तो अर्थ को सेंटर मान के वो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं एंड इसीलिए चीजें समझ में आती हैं। लेकिन उसने अपनी कैलकुलेशंस को चेंज किया और उसने सन को सेंटर रखा। अब इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये सन है और यहां से आप टाइम ट्रैवल करके 6 महीने पीछे जा रहे हो तो अर्थ पे रिवॉल्व हो रही है। तो उसने क्या किया कि उसने अर्थ को नहीं बल्कि सन को सेंटर मान के इन लोग को टाइम ट्रैवल करवा दिया। अब कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सन है और ये अर्थ उसके आसपास घूम रही है। अब अगर आप टाइम ट्रैवल करवा के किसी को भी 6 महीने पीछे या आगे भेज देते हो तो अर्थ अभी यहाँ पर है, 6 महीने पहले वो यहाँ पे थी। तो उसने क्या किया कि उसने अनाइलेशन होर्ड को 6 महीने पीछे भेज दिया जहां पर कुछ है ही नहीं अभी स्पेस में, तो वो खाली स्पेस में बस मर गए। लेकिन उसी चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसे बैक्स्टर बिल्डिंग और उस पूरे ब्लॉक को भी टाइम में 6 महीने आगे भेजना पड़ा, जिसका मतलब ये है कि अब बैक्स्टर बिल्डिंग जो इनकी बिल्डिंग होती है और उसके अंदर मौजूद इनके बच्चे स्पेस में 6 महीने आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन रीड कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं पता चलेगा, दे आर बेसिकली फ्रोजन इन टाइम। और जब अर्थ 6 महीने बाद घूम के वहां पहुंचेगी उसी पोजीशन पे तो ये लोग अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न कर जाएंगे विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट हैपेंड। नाउ ये चीज आई थिंक 6 महीने नहीं 1 साल होता है, मैं थोड़ा मिसकैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन बस इतना समझ लो कि इस बात को सुनकर बेन खुश नहीं होता और बाकी कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन यहीं से मैंने वो जो चीज बताई थी ना, रीड का ग्रेटर गुड वाला पूरा कॉन्सेप्ट, तो रीड रिचर्ड्स ग्रेटर गुड के लिए कई बार ऐसी चीजें कर देता है जिसको लेकर सामने वाले लोग उसके नाराज हो जाते हैं। तो अब बच्चे, घर, सब कुछ टाइम ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने कहा हम लोग भी रोड ट्रिप मार लेते। तो सब ये लोग अलग अलग होते हैं
इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। फिर जब दोबारा वापस मिलते हैं तो इनकी मुलाकात होती है निकोलस स्क्रैच से। तुम लोग भूल चुके हो तो हम लोग एमसीयू में निकोलस स्क्रैच का नाम सुन चुके हैं, जो एगाथा का बेटा है। यहाँ पर ये जिंदा है, वहां पर उसकी कुछ अलग ही कहानी है। तो एगाथा का जो बेटा होता है वो निकोलस स्क्रैच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, इनके पास आता है और ना, कैसे समझाऊं तुमको, इनकी ज्योमेट्री चेंज कर देता है। मतलब बेसिकली जैसे इसका एग्जांपल समझो, दूसरे डिमेंशन में इन्फिनिटी स्टोन्स या इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे काम नहीं कर रहे थे ना, तो उनकी ज्योमेट्री या उनके वाइब्रेशंस जो है वो उस डिमेंशन के हिसाब से सेट है। तो निकोलस स्क्रैच आता है और इनके इस 616 डिमेंशन में वो इनके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन उस डिमेंशन के हिसाब से कर देता है। तो अब ये कुछ भी खा रहे हैं तो पच नहीं रहा और बहुत प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं, और निकोलस को पता होता है कि कुछ टाइम बाद मर जाएंगे। तो रीड सारी सिचुएशन फिगर आउट करता है और ये लोग उस डिमेंशन में जाते हैं। फिर रीड रिचर्ड्स अपनी पता नहीं कौन सी भौकाली वाली पावर्स का इस्तेमाल करता है और इनको पूरा वापस से घुमा देता है। सो नाउ दे आर बैक। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उस डिमेंशन से ही एक पैरासाइट भी साथ में लेके आ गए, जो एक तालाब में बैठ चुका है और वहां की पूरी चीजों को कंज्यूम करता जा रहा है। एंड अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो वो पूरी अर्थ को इस तालाब में बना देगा। तो ये लोग उसे खत्म करने के लिए एक आइडिया निकालते हैं। बेसिकली वो एक फोटोसिंथेटिक पैरासाइट है, मतलब वो सन पे फीड करता है, मतलब सन उसकी एनर्जी का सोर्स है, आप मान सकते हो, उसी से अपना खाना बनाता है। तो ये लोग सन को हाइड कर देते हैं 2 दिन के लिए। 48 आवर्स के लिए अर्थ पे सूरज ही नहीं है। ये काम करती है सूजन स्टॉर्म और बस फिर वो पैरासाइट खत्म। लेकिन उससे एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या होता है कि ये लोग बेन की आंट के घर पे रह रहे होते हैं, तभी इनके साथ कुछ अजीब सी चीज होती है। एक भूतिया सा कुछ स्ट्रक्चर इनका पीछा करने लगता है और ये उस मिस्ट्री को सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके रीड को समझ में आता है कि इनके शब्द गायब हो रहे हैं। मतलब जैसे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो एक एक करके एक एक अल्फाबेट इनकी ग्रामर से, इनकी वोकैबुलरी से जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ ये चीज होने लगे तो एफ गायब हो गया, तो अब मैं और एग्जांपल बोलूंगा। फिर धीरे धीरे करके ई भी गायब हो गया, तो मैं और एग्जांपल बोलूंगा। ऐसे करके एक एक वर्ड खत्म होने लगता है और ऐसे करते करते ना आखिरी में सिर्फ 3 ही शब्द बचते हैं, ओ, डी और एम। और रीड को पहले तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर जब वो इन वर्ड्स पे फोकस करता है तो ही रियलाइजेस कि इसका एक ही मतलब हो सकता है, डूम। ये लोग अपने लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो देयर डूम इज, वो पियानो बजा रहा है एंड ही इज नॉट हैप्पी। वो कह रहा है यार तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया है। बेसिकली वलेरिया जो इसकी सबसे छोटी बेटी है, वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है इनकी, वो किसी दूसरे डिमेंशन से आई हुई है, उसकी कहानी अलग है। लेकिन वो डॉक्टर डूम की गॉड चाइल्ड है, मतलब डॉक्टर डूम उसका गॉड फादर है। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वलेरिया डूम की रिस्पेक्ट करती है एंड सेम गोज फॉर डूम एज वेल। वो वलेरिया, वो जानता है कि वो फैंटास्टिक फोर के साथ रहती है, लेकिन वो फिर भी उसकी स्मार्टनेस के लिए, उसके इंटेलिजेंस के लिए उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। तो रीड आता है, एक एक करके बेन को वहीं फ्रीज कर देता है। जॉनी तो कुछ कर नहीं सकता। फैंटास्टिक, मिस्टर फैंटास्टिक के मुंह पर ऐसा मुक्का मारता है कि वो पूरा ऐसे फ्लैट हो जाता है, वहीं गिरा हुआ है। और उसके सब कुछ करने का रीजन है कि भाई तुम लोग को नहीं समझ में आता मेरी बेटी का है, मेरी गॉड चाइल्ड कहाँ पर है, उसके साथ तुमने क्या किया, वेयर इज द बैक्स्टर बिल्डिंग और ये सारी चीजें। तो रीड उसको बताता है कि देख तू नहीं समझ पाएगा। वो कहता है मैं नहीं समझ पाऊंगा, डूम नहीं समझ पाएगा। वो कहता है रुको, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। वो एक टाइम ट्रैवल डिवाइस लेके आया हुआ है। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसी मोमेंट पे पहुंचता है टाइम ट्रैवल करके जब ये लोग एनाइलेशन होर्ड का सामना कर रहे थे। वो पहले एनाइलेशन होर्ड से लड़ने की कोशिश करता है, उनको नहीं हरा पाता। तो वो रीड को अपनी बिल्डिंग गायब करने से रोकता है, वो नहीं कर पाता। अगर वो रीड को रोक लेता है तो वलेरिया और जो फ्रैंकलिन होते हैं वो लोग बटन दबा करके बिल्डिंग गायब कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हैज ऑलवेज बीन गोइंग रॉन्ग। वो जितनी बार भी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इनफैक्ट वो पास्ट में जाकर फैंटास्टिक फोर को फैंटास्टिक फोर बनने से रोक देता है, लेकिन फिर जब अपने प्रेजेंट में आता है तो ही रियलाइजेस कि ये वर्ल्ड और ज्यादा बुरा बन चुका है। अगर वो बिल्डिंग को टाइम ट्रैवल करने से रोकता है तो उसको रियलाइजेशन होता है कि ये वर्ल्ड फिर बर्बाद हो चुका है। एंड इस पूरे प्रोसेस में ना भले ही कुछ भी हो जाए, जिस एक इंसान को बचाना चाहता है वलेरिया, वो हमेशा ही मरती है। तो ऐसे में ना डूम अपने दिमाग में एक थ्योरी बनाता है। वो कहता है कि अगर मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर नहीं चेंज कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर ऑलरेडी बेस्ट पॉसिबल आउटकम पे है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें मैं जो हूं और जितने भी टाइम ट्रैवल करने वाले मेरे वेरिएंट्स थे वो सब मुझसे इंफीरियर है। मतलब वो अपने आप से ही कॉम्पीट कर रहा है। वो उनको बोल रहा है कि तुम टाइम ट्रैवल करके गए थे, जो वो खुद कर रहा है, तो तुम कुछ बचा नहीं पा रहे, तो तुम मुझसे इंफीरियर हो। वो कहता है कि भगवान भी ऐसा फ्यूचर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब भगवान भी मुझसे इंफीरियर बीइंग है। और फिर इतनी देर तक, इतनी बार टाइम ट्रैवल करने के बाद उसको इस बात का जब रियलाइजेशन हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो जाकर के एवेंजर्स तक को मार देता है। बट ही रियलाइजेस इट इज नॉट वर्किंग।
तो वो वापस उसी मोमेंट पे आता है, वो अपने खुद के पास्ट सेल्फ को देखता है, क्योंकि अब तो ये फ्यूचर वाला हो गया ना, तो अपने पास्ट सेल्फ को देखता है जो टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था। एंड ही सेज कि नहीं, मुझे इसे रोकना पड़ेगा, तो वो उसकी मशीन को वहीं पर फ्राई कर देता है, जिस वजह से वो वाला डूम जो है, जो जाने वाला था टाइम ट्रैवल करके, वो कहीं जा नहीं पाता, तो ये वाला अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इंटायर थिंग, और फिर जब वो डूम टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता, उसको लगता है अरे मेरी मशीन फेल हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। सूजन उस बात का क्रेडिट ले लेती है, कहती है कि मैंने तेरी मशीन फेल कर दी। तो डूम इनको कहता है भले मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ये मेरी नहीं तुम्हारी हार है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं है, दुनिया तुमको पसंद नहीं करती, तुम लूजर्स हो। दिस इज नॉट योर्स बट डूम्स विक्ट्री। ये बोल करके बंदा मतलब वो आया, टेक्निकली तुम देखो तो वो आया, फैंटास्टिक फोर को 2-3 घूंसे मारे, टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करी, वो नहीं कर पाया और बोल के निकल गया कि मैं जीत गया, तुम हार गए। दिस इज द इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कहीं गया नहीं टेक्निकली, उसने टाइम ट्रैवल किया था, लेकिन उसका वो वेरिएंट अब इरेज हो चुका है। आई मीन दिस इज डॉक्टर डूम फॉर यू, ठीक है, ओनली डॉक्टर डूम कैन डू दिस। और आगे भी बताता जाऊंगा वो क्या क्या करेगा। फिर इसके बाद आता है एक बहुत ही कूल सा इशू। तो इसमें क्या होता है कि फैंटास्टिक फोर अपने दोस्त के घर पे जाते हैं, जो उनको बुलाता है एक एनोमली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब जब ये जंगल में जाते हैं, उस एनोमली को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो दे फाइंड आउट कि वो एक्चुअली एक पोर्टल है, जिसको छूते ही ये लोग दूसरे डिमेंशन, मतलब दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हर कोई डायनासोर है, मतलब जितने भी एवेंजर्स, जितने भी सुपर हीरोज है वो हैं, लेकिन दे आर ऑल डायनासोर। हुआ क्या कि इस यूनिवर्स में कभी भी डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए ही नहीं, जिस वजह से इंसान जो है वो कभी उतना इवॉल्व ही नहीं हो पाए और बहुत ही प्राइमोर्डियल बींग्स बन के रह गए। तो यहाँ पे डायनासोर्स आर सुपर हीरोज, दे कैन टॉक, दे कैन टेलीपोर्ट, दे कैन डू एवरीथिंग जो हमारे एवेंजर्स कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एनोमली हुई कैसे। तो रीड इसको डिड्यूस करके बताता है कि एक्चुअली में वो एनोमली वाइब्रेशंस की वजह से हुई है, मतलब इन दोनों के यूनिवर्सेस अब एक ही वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम में ऐसा होगा कि दोनों यूनिवर्सेस ओवरलैप कर जाएंगे और एक ही सर्वाइव करेगा। अब ऐसा तो होने दे नहीं सकते, तो ये एक प्लान बनाते हैं कि एक ऐसा डिवाइस होगा जो इन दोनों के वाइब्रेशंस को थोड़ा अलग करेगा और दोनों को पुश करके मतलब अपार्ट कर देगा। अब यहां पर एंट्री होती है डायनोडूम की। तो डायनोडूम क्या करता है, आके इनसे लड़ना, जो कुछ भी है वो करने लगता है। फिर डॉक्टर डूम भी आ जाता है। तो अब ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों प्लैनेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं, एक पास पास ले आएंगे, तो एक नहीं बल्कि 2 प्लैनेट्स होंगे और फिर उस पर दोनों मिलकर राज करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही बैडास डूम का डायलॉग आता है, जिसमें बेन ग्रिम उसको रोक कर उसको बोलने की कोशिश करता है कि डूम भाई समझ, आर यू इवन लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। तो वो उसको कहता है बेंजामिन प्लीज, आई एम विक्टर वॉन डूम, वन यूनिवर्स वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। खैर, तो ये प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसको रोकने का तरीका भी उतना ही सिंपल होता है। ये लोग फैंटास्टिक फोर क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर डूम और डायनोडूम दोनों से पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम कर तो लो जो कर रहे हो, लेकिन ये बताओ कि जब ये हो जाएगा तो फिर प्लैनेट को रूल कौन करेगा। दोनों एक साथ बोलते हैं मैं, और आपस में ही लड़ने लगते हैं। वो आपस में लड़ते हैं, उठा करके इनको कहीं और भेज देते हैं एंड दे कीप ऑन फाइटिंग। फिर एक इशू में सूजन को एक स्केलेटन मिलता है जो इन्हीं में से किसी एक का है, और सूजन उस चीज को इन्वेस्टिगेट पता है कैसे करती है, इन लोगों के फ्लैश को इनविजिबल कर देती है, जिस वजह से बोन्स दिखने लगती हैं। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन दिस इज हाउ देयर पावर्स वर्क। तो वो उनके पूरे फ्लैश को इनविजिबल करती है और शी फाइंड्स आउट कि ये एक्चुअली में जो बोन्स है वो उसकी खुद की हैं। तो ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होते हैं, और उसके भी ऊपर से इनको पता चलता है कि अभी नहीं, कई हजारों साल पहले की हैं। तो रीड नेचुरली द जीनियस दैट ही इज, वो डिसाइड करता है कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चलते हैं, क्योंकि मरेंगे तभी तो इनकी हड्डियां यहाँ पर आएंगी। तो ये पास्ट में जाते हैं और इनको मिलता है वहां पे रामाटुट, जो कि हमारे कैंग का वेरिएंट है। वो इनको मिलकर इनसे लड़ना शुरू कर देता है एंड देन ये लोग क्या करते हैं, इनको समझ में आता है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ये रामाटुट के हाथों से अपने डिकॉयज को मरवा देते हैं। मतलब रामाटुट को लगता है कि उसने एक्चुअली फैंटास्टिक फोर के रीड और सूजन को मार दिया है, जबकि वो उनकी सिर्फ बॉडीज थे, और एक्चुअल रीड एंड सूजन जो है वहीं पे गायब होकर खड़े हुए थे, उसको दिखते ही नहीं है। तो वो मर जाते हैं और फिर उनकी बोन्स इनको मिलती हैं जाकर के प्रेजेंट टाइम में जो है। तो ऐसे भी होता है ये सारी चीजें। प्लस यहाँ पर ना रामाटुट की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पावर देखने को मिली, वो अपनी कॉपीज बना सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं जो आपसे बोल चुका हूँ 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, तो वो मेरे अलग अलग वेरिएंट्स है। तो रामाटुट उन्हीं 5-5, 6-6 मिनट वाले पहले के वेरिएंट्स को उठा करके अपनी कॉपीज बनाता जाता है और वहीं पे लाता जाता है। फिर बहुत बार ऐसा भी दिखाया गया कि सूजन अपनी इनविजिबिलिटी पावर्स को ग्रीन लैंटर्न की तरह भी कंस्ट्रक्ट बना के यूज करती है। मतलब जैसे दरवाजा खोलना है तो वो ऐसे दोनों हाथों से दरवाजे खुल रहे हैं, लाइक इट इज हर ओन कंस्ट्रक्ट्स। तो मुझे नहीं लगता कि हालांकि मूवी में ये चीज दिखाई जाएगी, क्योंकि जनरली वो ऐसे प्रोटेक्शन बैरियर ही बनाती है, अपने आप को गायब करती है, बट दिस इज हाउ कॉमिक बुक्स में अपनी पावर्स यूज करती है। फिर इनके बच्चे 1 साल बाद वापस आ गए और हमको ये पता चलता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
उसने अपने साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज करी है। अब उसकी पावर्स चली गई हैं और साल में सिर्फ एक रात के लिए वापस आती हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ। हमें बाद में ये चीज रिवील करी जाती है कि ये काम फ्रैंकलिन ने खुद ही किया है। उसने सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में ब्लॉक्स बना लिए हैं ताकि उसे ये बात याद न रहे कि वो खुद अपने साथ ये चीज कर रहा है। जब साल में वो एक रात आती है तब उसकी पुरानी वाली मेमोरीज उसको मिल जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो कोई भी यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल, प्लैनेटरी लेवल्स के जो थ्रेट होते हैं उनको हटा देता है और फिर वापस उसी पावरलेस स्टेट में चले जाता है पूरे एक साल के लिए। इसके ऊपर हम लोग और भी अच्छे से बात करेंगे वंस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और पूरी फैंटास्टिक फोर की उसके साथ क्या केमिस्ट्री है ये हम मूवी में देख लें, उसके बाद विल टॉक मोर अबाउट इट। उसके अलावा जॉनी स्टॉर्म अपनी फ्लेम वाली पावर्स को सिर्फ उड़ने या किसी चीज को जलाने के लिए यूज नहीं करता, ये फ्लेम के क्वाइट लिटरली कंस्ट्रक्ट्स बना सकता है। एंड इन केस वो जो हम देखते हैं ना वो उड़ के जाता है और आसमान में फोर बनाता है, वो एक्चुअली उसे उड़ के करने की जरूरत नहीं है। वो क्वाइट लिटरली पायरोकाइनेटिक है, मतलब वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। फायर से जो चाहे वो वर्ड्स लिख सकता है, जैसे चाहे वैसे प्रिजन, केज सब कुछ बना सकता है। और फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू, ये मार्वल की ब्लड हंट करके एक क्रॉसओवर था जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। बस आप इतना समझ लो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो वैम्पायर्स बनने लगते हैं और ऐसे में रीड सारी कोशिश कर लेता है, सब कुछ, ही ट्राइज एवरीथिंग टू सेव पीपल। लेकिन अंत में क्योंकि यहाँ पर दिन होना बंद हो जाता है, इसीलिए वैम्पायर्स लाइक पूरे दुनिया में घूमने लगते हैं, तो आखिरी में सूरज उगता है और सारे वैम्पायर्स छुपने लगते हैं। लेकिन ये सूरज रीड नहीं उगाता, पता है कौन उगाता है? डॉक्टर डूम, हु इज नाउ सॉर्सरर सुप्रीम। जी हाँ, इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा देकर उसको बोला कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको हराने के लिए मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भाई उसको अपनी पावर्स दे देता है, तो डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम बनता है, उस थ्रेट को खत्म करता है और फिर पावर्स वापस लौटाने से मना कर देता है। कहता है कि तू अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मैं अच्छे से काम करूंगा। नाउ डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम बन गया तो वो क्या करता है, लैटवेरिया के आसपास एक बैरियर बना देता है जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता और अपने आप को इन अ वे लैटवेरिया में लॉक कर देता है। रीड को ये बात बहुत परेशान करने लगती, ही हैज नो आइडिया कि अब क्या करना है। तो ये लोग बस ऐसे ही लैटवेरिया के पास जाते हैं और उस बैरियर को क्रॉस करने की जैसी कोशिश करते हैं ना, टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में। वहां पर सब कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन ये कीड़े टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। इस प्लैनेट का नाम है के एकता कपूर ने लिखा था। तो फिर ये वहां पहुंचते हैं, एक स्पेसशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जहां से ये वापस अपनी दुनिया में आ सकें। बट देन रीड स्टार्स की पोजीशन देखता है एंड ही रियलाइजेस कि ये स्टार्स की पोजीशन एग्जैक्टली वैसी है जैसे अर्थ पे दिखती है, जिसका मतलब ये है कि ये प्लैनेट अर्थ है, बस बहुत ज्यादा पास्ट में। मतलब ह्यूमन बीइंग्स अभी तक आए नहीं है, इवॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है, ये प्लैनेट कोई दूसरे क्रीचर्स रूल कर रहे हैं और यहाँ पर ये काफी एकता हार्मनी से रहने लगते हैं और इनफैक्ट जॉनी को तो प्यार भी हो जाता है इससे। और फिर वो जो आइकॉनिक सीन देखा होगा ना तुम लोगों ने कि वो किस विस और एक्सप्लोरेशन, वो सारी चीजें हैं इधर और जॉनी को क्वाइट लिटरली रियल प्यार हो गया उससे। लेकिन फिर भी ये समहाउ एक तरीका निकालते हैं जिससे ये वाली अर्थ पे भी कुछ ना हो और इनकी अर्थ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बस जॉनी को अपना प्यार खोना पड़ता है और ये वापस अपने टाइम में अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन रीड ना अभी भी बहुत बुरी तरह से ऑब्सेस्ड है, तो सूजन उसको कहती है कि चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं। वो उसको लेके जाती है ब्लैक नाइट सुपर हीरो के पास, इसका नाम है, जो हम इटर्नल्स में भी देख चुके हैं, डेन विटमैन। तो डेन विटमैन इनसे कहता है कि ठीक है, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, दैट इज द फेटेड ब्लेड। अब ये जो फेटेड ब्लेड है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये टाइम, रियलिटी, किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कहीं खो गया था, तो डेन इनको टाइम ट्रैवल करवा के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लेके जाता है और वहां पर सूजन जो है वो ढूंढ निकालती है, ये फेटेड ब्लेड को ढूंढ लेते हैं। लेकिन फिर इनको पता चलता है कि डेन विटमैन जिससे ये बात कर रहे थे इतनी देर से, वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम है, जो सॉर्सरर सुप्रीम बन गया है। क्योंकि उसको खुद वो फेटेड ब्लेड नहीं मिल रहा था, तो उसने इन लोगों की मदद ली और अब फेटेड ब्लेड को ढूंढने के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है, बिकॉज दैट वाज द ओनली वेपन दैट कुड किल डूम नाउ। और जब डूम अब खुल के दुनिया के सामने निकल के आ चुका है, सॉर्सरर सुप्रीम इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है जैसे वो पहले कम था, तो उसने एक पूरा नया क्रॉसओवर इवेंट स्टार्ट करवा दिया, वन वर्ल्ड अंडर डूम। और ये काफी बढ़िया है। उसमें डूम ने एक्चुअली क्या किया कि पूरी दुनिया को एक यूनाइटेड लैटवेरिया बना दिया है, जहां पर कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी पढ़ सकता है, विदाउट एनी वीजा, एनी पास, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसका बस एक ही फंडा है कि लोगों को मदद मिलनी चाहिए और दुनिया इससे बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन एवेंजर्स नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे डूम का कोई ना कोई हिडन एजेंडा होगा। अब वो क्या है बहुत अच्छे से रिवील नहीं किया गया, लेकिन हाँ, ये लोग मल्टीपल टाइम्स डॉक्टर डूम से लड़ने जाते हैं। डॉक्टर डूम बेन ग्रिम की पावर्स उससे छीन लेता है, मतलब बेन ग्रिम अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है, उसके पूरे पत्थर वत्थर हटा दिए उसने। एंड ऑल्दो हमको मूवीज में और कॉमिक बुक्स में भी ये चीज इनिशियली दिखाई गई थी कि बेन अपनी पावर्स को लूज करना चाहता है, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो पत्थर जैसा दिखता है।
लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस जा चुका है। इतने समय तक इन पावर्स के साथ रहने की वजह से ही फेल्ट पावरफुल, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। तो अब उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए, जो करने के लिए फैंटास्टिक फोर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग मल्टीवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं ताकि जहां पर इनको पहली बार वो कॉस्मिक रेज हिट हुई थी वो किसी दूसरे यूनिवर्स में हो जाए और बेन को पावर्स मिल जाए। बट इट डजंट हैपन, इट डजंट वर्क। और उसके भी ऊपर से कुछ और ही कांड हो जाते हैं। अब क्या मैं सारी की सारी कहानी यहां पर नहीं बताना चाहूंगा, कुछ अपन बात के लिए भी बचा के रखेंगे, बट दिस वॉज अ जनरल आइडिया। मैं बस तुम लोग को ये बताना चाहता था कि फैंटास्टिक फोर की पावर्स किस तरह से ऑपरेट करती हैं, उनकी कहानियां कैसी होती हैं, डॉक्टर डूम के साथ उनकी कैसी रिलेशनशिप है। जितना दिखाया जाता है ना डॉक्टर डूम और सूजन का, एक्चुअली में हाँ वो एक सॉफ्ट स्पॉट होल्ड करता है, लेकिन अब वो सूजन से ज्यादा वेलेरिया के लिए हो चुका है। सूजन के मामले में उसकी ठरक थी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो सीक्रेट वॉर्स खत्म हुआ है जब से, तो उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। एंड जैसे डॉक्टर डूम का पूरा सॉर्सर सुप्रीम वाला आर्क तुम पढ़ोगे ना, तो तुमको खुद समझ में आने लगा कि नहीं, जो ये कर रहा है ये एक्चुअली में लोगों के लिए तो अच्छा ही है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक सुपर विलन है, तो इसीलिए आप उसकी किसी बात का ट्रस्ट कर नहीं सकते। और यही सारी चीजें मुझे लगता है कि एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स डूम्सडे में भी प्ले होती हुई नजर आएंगी। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ दिखाया जाए अगर हमको तो। बट हाँ, मतलब वन वर्ल्ड अंडर डूम अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इट इज एक्चुअली वेरी गुड। अभी रिसेंटली उसका डोरमामू से सामना हुआ था। डोरमामू हु नियरली किल्ड हिम, लेकिन फिर डूम तो डूम है भाई, है मतलब इट इज समथिंग एवरीवन शुड गो थ्रू। काफी अच्छा है। नहीं होगा तो हम लोग इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कभी ना कभी। बट एक जनरल आइडिया आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। फैंटास्टिक फोर, उनकी पावर्स कैसे ऑपरेट करती हैं, उन लोग की आपस में क्या केमिस्ट्री है, वो कैसे थ्रेट्स का सामना करते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, और क्यों वो एक फैमिली माने जाते हैं। जनरली फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर से ज्यादा हमेशा चारों पांचों जो भी हैं वो दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं मूवी में कैसा देखने को मिलता है। तुमको पसंद आया तो लाइक करना,